नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली बेहाल है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच ऑक्सीजन युद्ध चल रहा है, बिस्तर के लिए लड़ाई है और उधर वैक्सीन वॉर शुरू हो गया। दिल्ली में कोरोना केंद्र और राज्य सरकार की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। पहले ऑक्सीजन को लेकर चिंता जताने वाले केजरीवाल ने अब वैक्सीन की कमी को लेकर टेंशन बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, का कहना है कि दिल्ली में चंद दिनों की वैक्सीन बची है, जिसे लेकर अब राजनीति काफी तेज हो गई। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। यही विपक्ष के लोग वैक्सीन के विरुद्ध युद्ध में लगे हुए थे। युद्ध ये नहीं था कि हम लोग इकट्ठे होकर पहले 60 से ऊपर वालों को वैक्सीनेट करवा दें। युद्ध ये था कि ये हिंदुस्तानी वैक्सीन चलनी नहीं चाहिए। आप फाइजर को अलाउ करो, आप इसको लेके आओ, उसको लेके आओ और अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम इन्हीं लोगों ने किया। भारत में बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे। वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाभ का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली कोरोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे। मैं समझती हूं कि अरविंद केजरीवाल कम से कम आईआईटी में पढ़े हैं तो थोड़ा सा विज्ञान जानते होंगे। अब वहां भी कोई फर्जीवाड़ा करके घुसे हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर विज्ञान जानते हैं और समझते हैं तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है वो खास तौर पे जब आप लाइव वायरस आदि से डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उस तरीके का इंफ्रा जहां होगा लाइसेंस आप उसी को दे सकते हैं ना। आपकी तरह मोहल्ला क्लिनिक पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे तो दुनिया नहीं बेच सकती। जिसके पास वो सुविधा है, जो वो सर्टिफाई कर सकता है, उसी को लाइसेंस दिया जा सकता है। और मैंने आपको पहले भी कहा और मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि 3-4 ऐसे लोगों को लाइसेंस ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं कह रहे। मीनाक्षी लेखी, बीजेपी के नेता, सांसद और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों की बात सुनी। दिल्ली में वैक्सीन की कमी का मुद्दा अब अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 या 4 दिन की वैक्सीन बस बची है। लेकिन ये हाल दिल्ली का ही है या हमारे देश में भी वैक्सीन की कमी को लेकर खबरें आ रही हैं? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें वैक्सीन दीजिए, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। राजस्थान भी कह रही है। हमारे साथ इस वक्त नूपुर शर्मा जी, सुप्रिया शनेत जी, राघव चड्ढा जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। नमस्कार आप सभी को और आप सभी का स्वागत। तो देश भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। नूपुर जी, शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार आपकी है और जो राज्य आज ये मांग कर रहे हैं कि वैक्सीन कम मिल रही है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल रही, वो ज्यादातर गैर बीजेपी शासित या कांग्रेस शासित राज्य हैं। हम आपसे बहुत सीधा स्पष्ट सवाल यह पूछना चाहते हैं नूपुर जी कि क्या देश में वैक्सीन की कमी है? नमस्कार सईद जी, मैं सिर्फ आंकड़ों से शुरुआत करूंगी। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों में 17,49,57,770 टीके वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें से 16,65,49,583 टीके इस्तेमाल हो चुके हैं और आज भी
प्रदेशों मतलब राज्यों के अंदर 84,84,08,187 टीके उपलब्ध हैं। आज का आंकड़ा बता दूं तो मैं महाराष्ट्र के अंदर आज के दिन भी 8.5 लाख टीके उपलब्ध हैं। 30 अप्रैल को दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मेरे पास 4.5 लाख टीके हैं। पिछले हफ्ते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि केंद्र से हमारे को 3.5 लाख टीके और आए हैं। मेरे सामने इनका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है जिसमें डेली बुलेटिन निकलता है दिल्ली सरकार का। उसमें 3 मई से 10 मई के बीच में लगभग 5.25 लाख टीके लग चुके हैं। मतलब अगर मान लिया जाए कि ये टीके लगाए हैं सिर्फ दिल्ली ने, तो आज भी इनके पास 2.5 लाख टीके हैं। लेकिन अब अहम सवाल जो आपने पूछा उस पे आते हैं जी। जहां तक के अन्य राज्य, उसमें साफ बात यह है कि अप्रैल माह से जब से ये डिसेंट्रलाइज्ड एंड एक्सेलरेटेड पॉलिसी नीति सरकार की, केंद्र सरकार की लागू हुई थी, जिसमें से 50% केंद्र सरकार खरीदेगी और वितरित मुफ्त में राज्य सरकारों को ही करेगी। कोई म्यूजियम नहीं बनाना हमारे को दिल्ली के अंदर। वो सारी की सारी जैसा चलता आ रहा था 16 जनवरी से, वो हर राज्य सरकार में वितरित की जाएगी और 45 से ऊपर की जो श्रेणी के जो लोग हैं उनको वो टीकाकरण लागू होगा, वो पूरी ड्राइव लागू होगी। बची बाकी 50%, तो उसमें एक खुली छूट दी गई है कि राज्य सरकारें जो बार बार चिट्ठी लिख के कह रही थी कि डिसेंट्रलाइज करिए, हमारे को मौका दीजिए, हमें हक चाहिए, हम चाहते हैं अपनी इच्छा से अपने टीके खरीद पाए और अपने लोगों को लगा पाए, तो ये पॉलिसी नीति को खोल दिया गया। वो 50% अब आप खरीदिए, अब चाहे वो प्राइवेट खरीदे या राज्य सरकार खरीदे, आपको नेगोशिएशन करने की आपको पूरी छूट है। आपको CSR, जो कॉर्पोरेट CSR होता है, उसके अधीन भी मुफ्त में लेने की पूरी छूट है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देती हूँ। अन्य राज्य सरकार, इसमें तो मैं आपको कहूंगी कुछ कांग्रेस शासित भी है, उन लोगों ने अपने ऑर्डर प्लेस किए हैं जब से डिसेंट्रलाइज पॉलिसी आई है, मतलब अप्रैल माह के तीसरे हफ्ते से। केवल दिल्ली सरकार इकलौती है जिसने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। योजना बनाना, विचार करना और ऑर्डर प्लेस करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हवा में बैठ के प्रेस वार्ता में कहना कि हमने इतने टीके खरीदने हैं और हमने इतने टीके खरीद लिए या ऑर्डर दे दिया, इसमें फर्क है। और आज अगर कोई राजनीति चल रही है वो 84 लाख टीकों की मौजूदगी के बावजूद, तो कृपया करके जवाब तो मेरे हिसाब से अन्य राज्य सरकारों पे ही, उनसे ही बनता है। नुपुर जी, कुछ आंकड़े आपने यहां रखे, हम और मेहमानों के पास जाएं उससे पहले, क्योंकि आपने आंकड़ों का जिक्र किया इसलिए आपको बता देते हैं, लेकिन इस पर अगर आपको कुछ रिस्पॉन्स देना हो, रिस्पॉन्ड करना हो, तो आप प्लीज दूसरे लोगों की बात कीजिएगा। हमारे देश की कुल आबादी 135 से 138 करोड़ मान लीजिए, इसी के आसपास। 18 से 44 साल के बीच की जो आबादी है 62 करोड़, 45 से ऊपर 44 करोड़, 18 से कम 32 करोड़। नुपुर जी, 18 से 44 में 62 करोड़ लोगों को 2 डोज लगाने के लिए हमें 124 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। नुपुर जी, 45 से ऊपर की आबादी में हमें 44 करोड़ लोगों को लगभग 16 करोड़ डोज जो हैं वो लग चुके हैं। कुल 17 करोड़ डोज अभी तक हम लगा चुके हैं। इसका मतलब 72 करोड़ डोजेस हमें और चाहिए होंगी। 18 और उसके आसपास 106 करोड़ लोगों को अगर एक साल में हम टीका लगाएं तो नुपुर जी 54 लाख टीके हमें लगाने होंगे हर दिन में। अब सोचिए, जो आंकड़ों की बाजीगरी होती है नुपुर जी, वो हमें लगता है कि 17 करोड़ हमने लगा दिए, लेकिन हम 135 से 138 करोड़ लोगों को कितने साल में, 2 साल से कम में नहीं लगा पाएंगे। और वो भी अगर हम आज 20 से 25 लाख डोज हर रोज लग रही है नुपुर जी देश भर में, कांग्रेस बीजेपी राज्य और केंद्र हम छोड़ देते हैं, देश भर में अगर हम 40 लाख से ऊपर डोजेस लगाएंगे तब जाकर हम 2 साल के अंदर अंदर अपनी पूरी आबादी को लगा पाएंगे। सोचिए, ये आंकड़ों की हकीकत। सुप्रिया जी, क्या आपको वाकई लगता है, आंकड़े तो नुपुर जी ने बता दिए, हमने बता दिए, आपको लगता है कि वैक्सीन जितनी मिल रही है उसी में हमें काम चलाना होगा, ऑर्डर्स देने होंगे और धीरे धीरे ही ये काम होगा, एक साथ एक दिन में
पूरी आबादी को, पूरे देश को वैक्सीन नहीं लग सकती या कहीं ना कहीं कुछ कम से कमी रह गई? सुप्रिया जी। मैं दो बातों से अपनी बात शुरू करूंगी सैयद जी। मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ, पर यह सर्वविदित है, आंकड़े जो होते हैं वो इंटरप्रिटेशन के लिए बाध्य नहीं होते। आंकड़े सीधे सपाट होते हैं, ना वो सच को झुठला सकते हैं, ना वो झूठ को सच सिद्ध कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव पिछले एक महीने में 87%, 87% कम हो गया। आंकड़ों के मुताबिक हमारे यहाँ पहली डोज अभी 13,54,00,000 लोगों को लगी है और दूसरी डोज मात्र 3,72,00,000 लोगों को लगी। तो हमने अपनी पॉपुलेशन की कुल जनसंख्या के 1.8% को ही अभी वैक्सीनेट किया है, क्योंकि 1 डोज का कोई मतलब नहीं। मैं एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ और थोड़ा तथ्य सामने रखना चाहती हूँ। आज की न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स या WHO का डेटा या सरकार का अपना डेटा, जो डेटा सरकार दे रही है, वो बता रहा है कि 1 अप्रैल से अभी तक मौत के आंकड़े 10 गुना बढ़ गए हैं, 10 टाइम्स। 1 अप्रैल को 400 मौतें हो रही थी, अब लगभग 4,000 मौतें हो रही हैं। संक्रमण का आंकड़ा करीब करीब 5 गुना बढ़ा है, लेकिन डेथ का आंकड़ा 10 गुना बढ़ गया है। द ओनली सोल्यूशन वी हैव इज कि हम ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कर सकें। मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि अभी जिनको पहला टीका लग चुका है 13,54,00,000 लोगों को, उसमें से 3 करोड़ माइनस कर दीजिए, 10 करोड़ बचते हैं, उनको दूसरा टीका लगेगा या 18 से 44 वर्ष की युवा जनता को पहला टीका लगेगा। यह एक गंभीर विषय है और सोचने वाला विषय है। आज कोरोना गांव देहात में पहुंच गया है। गांव देहात में कितने लोग कोविन ऐप रजिस्टर करके टीकाकरण करा सकते हैं? मैं संबंध रखती हूँ महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, बहुत ही ग्रामीण इलाका है और वहां पर टीकाकरण नहीं हो रहा है क्योंकि टीके नहीं उपलब्ध हैं। यही स्टोरी नोएडा की है, गाजियाबाद की है, दिल्ली की है, क्योंकि टीके नहीं है। 87% गिरावट टीके न होने के कारण आई है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ और ये जरूरी बात है जो आपको और आपके दर्शकों को मालूम होनी चाहिए, आपको तो पता ही होगी। हमने WTO जिनीवा में बोला, हिंदुस्तान की सरकार ने जाकर आधिकारिक तौर से बोला कि वैक्सीनेशन का जो पेटेंट है वो वेव ऑफ कर देना चाहिए, वैक्सीन देश में बनने चाहिए जिससे कि ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो सके। सही बात करी, लेकिन हमने परसों सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने बोला कि नहीं, हम सेक्शन 90 ऑफ द पेटेंट एक्ट के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी वक्त ठीक नहीं है और ये इतना इजी नहीं है करना। तो आप WTO में जाकर एक बात कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं। ये कंफ्यूजन है, मॉरल कंपस फेल हो चुका है आपका। आपके बाएं हाथ को दाहिने का नहीं पता है, क्योंकि एक तथ्य तो है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक मिलाकर भी जुलाई तक सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ वैक्सीन अपनी फुल कैपेसिटी पर बना पाएंगे। आपको ज्यादा वैक्सीन चाहिए होंगे और वो वैक्सीन तभी बन पाएंगे जब आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग अंडर सेक्शन 90 ऑफ द पेटेंट एक्ट को ओपन करिएगा। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, मेरी समझ से बाहर है। इस समय भयावह स्थिति है और वैक्सीनेशन जितने पुरजोर तरीके से हो उतना अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। WTO में कुछ कहना, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहना और 87% वैक्सीनेशन का गिर जाना अपने आप में परिचय देता है कि प्राथमिकता क्या है, मैं समझ नहीं पा रही। ठीक है सुप्रिया जी, आपके कुछ सुझाव भी हैं और नूपुर जी से हम उन सुझावों पर उनकी राय भी लेंगे और वो उनकी पार्टी क्या सोचती है वो भी करेंगे। राघव जी, हम आपके पास आए इससे पहले दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं वैक्सीनेशन पर, सुन लेते हैं जल्दी से। देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उसमें सबसे बड़ी गलती वैक्सीन को लेकर भारत सरकार के रवैये की रही है। कोविड का जो वर्तमान फेज चल रहा है, इसमें अगर मार्च के महीने में भारत सरकार ने ये डिसाइड कर लिया होता, केंद्र सरकार ने डिसाइड कर लिया होता कि हम वैक्सीन विदेशों को बेचने की जगह अपने देश के लोगों को लगाएंगे, तो 6.5 करोड़ वैक्सीन अब तक हमारे देश के लोगों को और लग गई होती। ये 6.5 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन लग गई होती, ये खुद भी सुरक्षित होते और दूसरों को भी कोरोना फैलाने से बचते। लेकिन अपने देश के लोगों को
वैक्सीन लगवाने की जगह भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान को भेज देंगे, अफगानिस्तान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, बांग्लादेश को भेज देंगे, श्रीलंका को भेज देंगे, ओमान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यह सबसे बड़ी गलती हुई है भारत सरकार से। भारत सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमें विदेशों में नहीं भेजना चाहिए थी। मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम दिल्ली, कह रहे हैं कि जो हमने मदद की है लोगों की विदेशों में, दूसरे देशों की, गरीब देशों की, उन्हें हमें मदद नहीं करनी चाहिए थी। राघव चड्ढा जी, राघव जी, जो भारतीय अवधारणा है एक हमारी सनातन परंपरा की, वो ये है कि वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा नहीं आपको लगता कि उस समय जब ये वैक्सीन भेजी गई थी तब इतना संकट नहीं था और हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को ये अंदाजा रहा होगा कि भाई हम देशवासियों को भी लगा लेंगे, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम मदद भी करें लोगों की, दूसरे देशों की? या आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती थी और अब अगर गलती हो गई तो आगे क्या किया जाए? क्या सुझाव है आपका, आपकी पार्टी का केंद्र सरकार को? देखिए, 4 मोटे तौर पे केंद्र सरकार से गलती हुई इस पूरी वैक्सीन की नीति को लेकर। पहली चीज, ये वैक्सीन का जो रोल आउट था सईद भाई, ये नवंबर 2020 के महीने में हो सकता था। न जाने क्या ब्यूरोक्रेटिक डिलेज रहे जिसके चलते जनवरी के आखिरी हफ्ते में और फरवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन मार्केट में आई, नंबर 1। नंबर 2, जब भारत की जनता, जिसने प्रचंड बहुमत से 2 बार देश के प्रधानमंत्री को जिताया, 300 से ज्यादा सांसद इनको दी, इनकी पहली जिम्मेदारी, दायित्व देश की जनता के प्रति बनता था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे गरीब देशों की मदद ना करें, लेकिन सबसे पहले अपने देशवासियों को सुरक्षा कवच पहनाएं, उनकी जान की रक्षा करें। अगर आज ये 6.5 करोड़ डोज जो एक्सपोर्ट कर दी 84 देशों को केंद्र सरकार ने, अगर वो दिल्ली और मुंबई की कुल आबादी जोड़ लीजिए तो दिल्ली और मुंबई के लोगों को 2 बार, यानी कि दोनों डोज इस वैक्सीन की लग जाती और ये सुरक्षा कवच पहन लेते हम लोग। लेकिन आज जो स्थिति भयावह हुई है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एक्सपोर्ट की नीति भी रही, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वाहवाही लूटने की, उसको हम दोषी करारेंगे। एक विपक्ष होने के नाते ये हमारा धर्म भी बनता है कि हम सरकार को समय समय पर उसकी नींद से जगाएं। तीसरी गलती ये हुई, और ये आधार पूना वाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाते हैं, उनका बयान है, जब उनसे पूछा गया एक पत्रकार बंधु द्वारा कि आप क्यों नहीं अपनी सप्लाई बढ़ा रहे, उत्पादन बढ़ा रहे, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे भारत सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑर्डर ही नहीं दिए गए हैं। जब मेरे पास खरीद के ऑर्डर नहीं है तो मैं अपनी प्रोडक्शन, अपना उत्पादन क्यों बढ़ाऊंगा? तो भारत सरकार ने ऑर्डर्स भी नहीं दिए इनको प्रोडक्शन के। अब 3-4 मोटी समस्याएं जो आपने अपने शुरुआती पैकेज में भी उठाई, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमें मार्च के महीने में, सही भाई, हमारे देश में रोजाना 25 लाख लोगों को वैक्सीन लगती थी। ये आंकड़ा अप्रैल में काफी बढ़ा, 26, 27, 28 लाख रोजाना तक पहुंचा, यहां तक कि 42 लाख प्रतिदिन वैक्सीन लगने की आंकड़ा तक पहुंच गया अप्रैल के महीने में। आज मई के महीने में यह आंकड़ा 42 लाख प्रतिदिन से घटकर 18 लाख प्रतिदिन पे आ गया। सही भाई, ये दिखाता है कि देश में वैक्सीन की कितनी शॉर्टेज है। मैं आपको 7 मई के आंकड़े दे रहा हूं, मेरे पास एग्जैक्टली अपडेटेड आंकड़े नहीं है, लेकिन 7 मई को चंडीगढ़ में 2 लोगों को वैक्सीन लगी, पुडुचेरी में 1 व्यक्ति को, त्रिपुरा में, नागालैंड में, मेघालय में 2 लोगों को, उत्तराखंड जहां भाजपा की सरकार है 19 लोगों को वैक्सीन लगी, हिमाचल जहां भाजपा की सरकार है 14 लोगों को वैक्सीन लगी, और केरल में 35 लोगों को। अगर हम 10-10, 12-12 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे सईद भाई, तो 135 करोड़ की आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन कैसे होगा? अब आते हैं सुझाव पे। मैं सकारात्मक बात करता हूं, आप कैसे इतनी वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इस पर एक सुझाव ले लीजिए हमसे। आज केवल 2 कंपनियां हैं हमारे देश में जो ये वैक्सीन बनाती हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। इन्हीं के पास फॉर्मूला है ये वैक्सीन बनाने का। अगर ये फॉर्मूला इनसे भारत सरकार लेकर इस देश की बड़ी से बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जो ये बनाती हैं उनको दे दे और बताएं कि भैया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, अब आप भी इन वैक्सीन का उत्पादन करिए, तो रातों रात हमारी उत्पादन बहुत बढ़ सकता है और हम इस समस्या से जूझ सकते हैं। इन दोनों कंपनियों के बीच जिन कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, आप उनसे कोई रॉयल्टी एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें इनका भी कोई खासी वित्तीय नुकसान ना हो। अगर भारत की सरकार चाहे तो इस फॉर्मूला को सार्वजनिक कर और कंपनियों से साझा कर सकती है, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। अगर नहीं करती है तो सवाल खड़े होंगे कि आप इन्हीं दोनों कंपनियों से ही क्यों बनवाना चाहते हैं। आखिरी चीज,
आज ये हुआ सईद भाई कि अभी तक केवल भारत सरकार इनसे खरीदती थी वैक्सीन, इन दोनों कंपनियों से, यानी कि खरीदार एक था, बेचने वाले दो थे। अब इन्होंने क्या कहा कि हर राज्य खरीदे, हर प्राइवेट अस्पताल खरीदे, हर सरकार खरीदे, खुद जाए। अब क्या हुआ, खरीदार बहुत सारे हो गए, बेचने वाले आज भी दो हैं। ये बायर्स मार्केट से सेलर्स मार्केट बन गई, यानी कि पहले मोनोपोली भारत सरकार की थी। भारत सरकार बताती थी अरे मैं 100 रुपए में खरीदूंगा, बेचना है तो बेच। वो बेचारे क्या करते, बेच देते। अब खरीदार इतने हो गए कि खरीदारों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया। तो अब जो सेलर है, यानी कि जो उत्पादन कर रही है कंपनी, वो बताती है कि अगर खरीद रहा है तो खरीद, नहीं तो दूसरा राज्य भी मेरे से मांग रहा है, उसको मैं 600 रुपए में दे दूंगा वैक्सीन, 700 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, तो मार्केट इनकी बन गई, इनकी मोनोपोली बन गई। तो कहने का मतलब यह सही भाई कि एक पूरी वैक्सीन पॉलिसी जो भारत देश की आई है वो एकदम खराब है। उसमें हमसे ये थोड़े सुझाव ले ले। हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर 4 चीजें बता रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम जो आज से कई दशकों पहले हमारे देश में हुआ था, जिसमें भारत सरकार टीका खरीदती थी, भारत सरकार हर व्यक्ति को लगाती थी, और पेटेंट भी भारत सरकार ने, यानी कि वो फॉर्मूला बनाने का सबको बांट दिया था। उस दिशा में हमें आगे काम करना चाहिए। आपको इसलिए रोकना पड़ा, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा था। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी भी हैं। नूपुर जी, आप जवाब देना चाह रही थी सुप्रिया जी का भी और राघव जी का भी। तो डॉक्टर कौशल का एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आते हैं, फिर सुप्रिया जी उसके बाद आएंगे, फिर ओपन मंच हो जाएगा, फिर आप लोग बात कीजिएगा आपस में। डॉक्टर मिश्रा, अब क्या ये संभव है आप लोगों के लिए, क्योंकि फोर्टिस एस्कॉर्ट 2 बड़े ग्रुप्स के आप डायरेक्टर हैं, क्या ये संभव है आपके लिए कि आप मार्केट से वैक्सीन खरीदें और लगाएं? और एक और सवाल, आज क्या प्राइवेट सेक्टर जो है वो वैक्सीन अगर लगा रहा है तो किस स्पीड से लगा रहा है, उसे वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं? डॉक्टर मिश्रा। सईद भाई, आपने सारे वक्ताओं और प्रवक्ताओं को सुना। सभी लोग एक ही बात को अलग अलग तरह से कह रहे हैं जी। ये हमें भी पता है और आपको भी पता है कि जितना वैक्सीन चाहिए उतना वैक्सीन अभी हमारे देश में नहीं, ये सभी को मालूम है। और जो सवाल आपने पूछा, जब से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी रिवाइज की है तब से कोई भी प्राइवेट एजेंसी जाकर के खरीदारी कर सकती है, ये बात राघव जी ने भी कही, इसमें कोई डाउट नहीं है। समस्या क्या है कि ये जो कयास आपको नजर आ रहा है, इसी का नाम महामारी है। जब भी महामारी होती है तो इसी तरह से क्राइसिस होती है रिसोर्स की, और लोग एक दूसरे पे आक्षेप जड़ते हैं। अब इसके पहले की अगर बात देखें, वैक्सीन से पहले देखें, अभी ऑक्सीजन की बात हो रही थी और हम सभी लोग इसी तरह से बैठ के इसी तरह की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे, मतलब सारे प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें की है और सभी के सुझाव सही है, लेकिन सब ने अपने अपने पॉलिटिकल एंगल से करेक्ट होते हुए बातें की। काम की बात सिर्फ ये है कि देश में जितनी वैक्सीन होनी चाहिए उतनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारे देश की नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको बढ़ाना चाहिए। मेरा यह मानना है जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पुतनिक को अलाउ किया, उसी तरह से देश की समस्त जो अच्छी वैक्सीन है उसके लिए ग्लोबल मार्केट देश में खोल देना चाहिए। और जैसे हम आज अपने मोबाइल से कोई भी शॉपिंग करते हैं, अमेजन या कहीं किसी भी ऐप से जाकर के शॉपिंग कर लेते हैं, उसी तरीके से वो सारे लोग जो वैक्सीन को खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसको बुक करा लें और बुक करा करके अपने आप लगवा लें या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवा लें। लेकिन जब ये बात आएगी तो यही सारे लोग उस पर दूसरी पॉलिटिक्स में बैठ जाएंगे कि जी उसके वैक्सीन के प्राइसेस क्या होंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि एक तो जो सरकारी अस्पताल है वहां पे गरीबों के लिए मुफ्त वैक्सीन आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सरकार ने 45 साल के ऊपर जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई है उसमें मुफ्त रही है, ये हम सबको पता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट बिडर्स हैं उनके लिए वैक्सीन के प्राइसेस पे ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए हम सभी का मिलके कि वैक्सीन हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आए। और जिस तरीके से सुप्रिया जी ने बताया कि हमारे परसेंटेज 87% कम हुआ है, वो सही है, तो उसको उससे ज्यादा करना है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन बहुत दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम लॉकडाउन खोलेंगे तो हम फिर इसी क्राइसिस में पहुंच जाएंगे। तो लॉकडाउन और वैक्सीनेशन को एक साथ चलना चाहिए और तब तक चलना चाहिए जब तक कि करीब करीब 60% जनता, 60 से 70% जनता वैक्सीनेटेड ना हो जाए। अभी 2 दिन पहले 6 महीने बाद स्पेन का लॉकडाउन खुला है और वहां पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं
क्यों? क्योंकि वहां पे लॉकडाउन के साथ साथ वैक्सीनेशन भी किया गया लगभग 60% लोगों का। डॉक्टर मिश्रा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी पॉलिटिक्स या जल्दीबाजी में ना पड़ते हुए लॉकडाउन को लागू रखते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जितना से ज्यादा फास्ट चला सकते हो उतना फास्ट करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी पटरी पे रहेगी। बिल्कुल सर, थोड़ा सा विपक्ष और पक्ष दोनों सही बात करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। नूपुर जी, क्या आपको लगता है कि इतना उत्पादन हो रहा है हमारे देश में वैक्सीन का कि हम जल्द से जल्द पूरे देश को वैक्सीनेट कर सकें? और आपकी दृष्टि में वो कौन से आंकड़े हैं और कैसे हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, कब तक पूरा कर सकते हैं? देखिए सैयद जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने कोई भी ऐसा काम किसी भी तरीके से जितनी ज्यादा टीकाकरण की मैन्युफैक्चरिंग, टीकों की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, उसमें हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ रुपए देना हो, चाहे वो भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए और देने की बात हो। गौरतलब है कि ये यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो है, जो कहता है कि हमने अपनी आधी आबादी को टीका लगा दिया है। अब उनकी, आप लगा लीजिए, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है लगभग, उनकी आबादी 6.5 करोड़ है। मतलब कि हम 23 गुना बड़ा देश है और उनका भी अभी 100% नहीं हुआ है। जबकि मैं एक बात अब यहाँ पे बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी कि हम कंपलसरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं कर रहे। जो कोविशील्ड लग रही है सीरम इंस्टीट्यूट की, वो पैटेंट है ही यूनाइटेड किंगडम का, वो हमारा पैटेंट नहीं है, भारतवर्ष का नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट 6 में से एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो उसको बना रही है। मौजूदा कानून के हिसाब से मैं आपको समझा दूं तो ट्रिप्स एग्रीमेंट कुछ नाम की चीज होती है, उसके हिसाब से 2 साल लग जाएंगे इमरजेंसी में भी उसको लाइसेंस करने के लिए, ताकि 6 से अलग हटके क्या बाकी लैब्स और बाकी अथॉरिटीज इसको मैन्युफैक्चर कर सकती है कोविशील्ड को, तो वो अथॉरिटी तो इंग्लैंड देगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, इंडिया की नहीं है। लेकिन वही मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आईसीएमआर के एफर्ट्स के चलते हमारी वैक्सीन लगभग इस साल नहीं तो 2021 में तैयार हो जाएगी, तो आपको पता है, कितने याद होगा आपको, कितने लालछन लगे थे, ऐसे कैसे तैयार हो जाएगी। जब ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था, तो ये तमाम विपक्षी दल के लोग थे जिन्होंने ये तक कह दिया था, अरे मत लगाना, ये भारतीय जनता की पार्टी की वैक्सीन है, ये आपको नपुंसक बना देगी। और ये तो छोड़िए, वो तो क्या समाजवादी पार्टी थी। जब कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, जब कोवैक्सीन को दिया था तो क्या बात हुई थी, दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, प्री मैच्योर ऑथराइजेशन है, लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे किसी क्या है इसकी। तो कृपया करके कम से कम वैज्ञानिकों के ऊपर तो उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन अब मैं असल बात पे आती हूँ, नहीं अब मैं असल बात पे आती हूँ। कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है, मेड इन इंडिया, कोवैक्सीन के लिए एक अलग तरीके की लैब की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं BSL लेवल 3 लैबोरेटरी, जो इंडिया के अंदर प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के पास है ही नहीं। क्योंकि कोवैक्सीन की जो टेक्निक है भारत बायोटेक की टीके की, वो सिंपली ये है कि वो जीते जागते जिंदा कोरोना वायरस को लेके उसको मार के इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन बनाते हैं। उसमें ज्यादा सेफ्टी लेवल की जरूरत है। लेकिन अभी भी बता दूं तो उसी सर्वोच्च न्यायालय के सामने केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि जो हमने 3 और PSUs को रोप इन किया है, 4 अब फैसिलिटीज बनाएंगी कोवैक्सीन को, कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी। अब वही केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि हम प्राइवेट मैन्युफैक्चरर से भी बात कर रहे हैं, क्या आप किसी तरीके से अपनी फैसिलिटी को इतना ऊपर ले जा सकते हैं कि हम इसकी ओवरनाइट कैपेसिटी बढ़ा दें। वहीं पे एक चीज और कहूंगी मैं कि प्रीवियस ऑर्डर अभी चलते आ रहे, पिछले हफ्ते 2.5 करोड़ अभी केंद्र सरकार को और टीके देने बाकी हैं, दोनों सीरम और भारत बायोटेक की तरफ से, और जुलाई तक के लिए और 16 करोड़ का ऑर्डर हम दे चुके हैं। तो कृपया करके लोगों को भ्रमित ना कीजिए, पूरी जानकारी के साथ बहस कीजिए। और आज ये बता दीजिए, मैं सुप्रिया जी से सवाल नहीं पूछूंगी, मुझे पता है काफी ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने बाकायदा ऑर्डर दिए हैं। आज मुझे कृपया करके आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार बता दे कि इनका ऑर्डर कहां है टीकों का। ठीक है सुप्रिया जी, नूपुर जी तो कह रही हैं कि भैया ये इतना आसान नहीं है और जितना तेजी से हम काम कर सकते हैं करेंगे और ऐसे ही चलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में सबको, पूरे देश को, पूरी देश की आबादी को वैक्सीन लग जाए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये तर्कसंगत है या इसमें भी कहीं कुछ आंकड़ों की बाजीगरी है सुप्रिया जी?
मैं इसको आंकड़ों की बाजी नहीं कहूंगी। मुझे लगता है देश में हर व्यक्ति की जान बड़ी कीमती है, तो ये मुझे कुतर्क लगता है। और मैं पूरे सर्वसम्मान के साथ कहना चाहती हूँ, देखिए ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसमें तू मैं, तूने ऐसा कहा मैंने ऐसा कहा वाली बात नहीं हो सकती है, क्योंकि यूके की बात हो रही थी। वो उदाहरण देकर ही आगे बढ़ूंगी। यूके ने पहला ऑर्डर वैक्सीन का मई में दे दिया था, मई 2020 में। अक्टूबर तक अगस्त तक उनके सारे ऑर्डर जा चुके थे। उन्होंने 12 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज का ऑर्डर दिया है। यूएस ने अक्टूबर 2020 तक अपने सारे ऑर्डर खत्म कर दिए थे, 80 करोड़ का ऑर्डर दिया। जापान तक जैसे छोटे से देश ने 30 करोड़ डोजेज का ऑर्डर दिया। जर्मनी ने, ब्राजील जिससे हम कंपेयर किए जाते हैं बार बार, ब्रिक्स कहा जाता है, उन्होंने 9 करोड़ का ऑर्डर दिया। हमने अपना, और ये सब अक्टूबर के ऑर्डर है 2020 के, हमने अपना पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया, और वो भी पहला ऑर्डर हमारा 1 करोड़ 60 लाख ड्रग्स के लिए था। तो क्या सोच थी, किससे बातचीत करके ये किया गया, किस सलाह पे अमल किया गया, मुझे नहीं पता है। मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि बजट में, और राइटफुली सो, एक 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन फंड अनाउंस हुआ था। अभी एक आरटीआई के थ्रू पता चला है कि उस फंड का सिर्फ 4,400 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल हुआ है। उसके 30,000 करोड़ से ऊपर पैसा किसके लिए बचाया जा रहा है? ये देश का पैसा है, इसको देश की वैक्सीनेशन में लगाना चाहिए। एक आंकड़ा है, और ये तथ्य को हम में से कोई नहीं झुठला सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट की मैन्युफैक्चरिंग अभी 6 करोड़ पर महीने की है। इसकी फुल कैपेसिटी 9 करोड़ है, जो जुलाई तक हो पाएगी। और कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 60 लाख की है, ये 90 लाख हो पाएगी। तो जो बात पूर्व प्रधानमंत्री ने या कांग्रेस के कुछ लोगों ने सुझाव देते हुए कही थी, वो यही थी कि पेटेंट को, जो 90 सेक्शन 990 ऑफ द पेटेंट एक्ट है, उसको दीजिए और ज्यादा वैक्सीन को अनुमति दीजिए। अभी भी स्पुतनिक का जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, डॉक्टर डीवीज लैब वगैरह जो करेंगे, वो जुलाई से ही शुरू होगा। तो आज जरूरत है कि जितनी ज्यादा वैक्सीन जो दुनिया में चल रही हैं, उनको लाया जाए। और इस बात को बार बार ये कहना कि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया था, कुछ लोगों ने गलत कहा था, मैं उसमें सिर्फ इतना कहूंगी कि क्या इंडिया की वैक्सीन पॉलिसी इसलिए फ्लॉड थी, आपने क्या इसलिए कम टीके बनाए क्योंकि लोगों ने ये कह दिया था? वैक्सीन हेजिटेंसी के चलते आपने कम टीके बनाए। मेरा अपना मानना है कि आज की तारीख में 2 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, टेस्टिंग एंड वैक्सीन, और दूसरा स्ट्रेन, जीनोम, और जो नया वेरिएंट बन रहा है इंडिया में, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर है, वो बताएंगे, ये बहुत अग्रेसिव है इंडियन वेरिएंट। और आज लोग कह रहे हैं कि इंडियाज प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट इंडियाज प्रॉब्लम, इट इज बिकमिंग द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा वेरिएंट, जो जीनोम वेरिएंट बन रहा है, वो बहुत अग्रेसिव है। मैं पूछना चाहती हूँ उसके बारे में क्या बातें हो रही है, थर्ड वेव के बारे में क्या प्रिपरेशन है, क्योंकि सेकेंड वेव के बारे में एक्सपर्ट कमिटी, साइंटिफिक एडवाइजर, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी, सबको दरकिनार करके नजरअंदाज किया गया था, और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। सुप्रिया जी, नूपुर जी आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन राघव जी के बाद, क्योंकि नंबर उनका है, उनकी भी बात सुन लें। राघव जी बहुत अच्छे सुझाव आपके थे, उसका जवाब भी नूपुर जी ने दिया, लेकिन अब केंद्र को अलग छोड़कर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी निभाते हुए आपने क्या किया? क्या वैक्सीन के कोई ऑर्डर्स किए? क्या वो कुछ कानूनी पछड़े में फंसे, या आप सिर्फ और सिर्फ निर्भर कर रहे हैं अभी कि भाई केंद्र जितनी देगा हम उतनी लगा देंगे और उसके बाद हम सुझाव दे देंगे, ना हम बना सकते हैं ना हम खरीद सकते हैं, हम क्या करें? राघव जी आप शायद म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही होगी आपको? जी प्लीज बोलिए। हर राज्य सरकार की तरह जब सारा दारोमदार केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया, तो हमने भी इन सारी कंपनियों को चिट्ठियां लिखी और ऑर्डर्स प्लेस करे। पहली चिट्ठी हमने लिखी 21 अप्रैल 2021 को, दूसरी लिखी 26 अप्रैल 2021 को, और तीसरी चिट्ठी लिखी 29 अप्रैल 2021 को। हमारी चिट्ठियों के और ऑर्डर के आधार पर ही आज इन्होंने कुछ वैक्सीन हमें राज्य में सप्लाई करनी भी शुरू करी है, और हर राज्य ने लिखी। हर राज्य ग्लोबल टेंडर भी कर रहा है, हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमने भी वो किया है। तो जो हर राज्य कर रहा है वो हम भी कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये आन खड़ी है कि आज जब केंद्र सरकार को एक सिंगल बायर बनकर ये सारी चीजें खरीदकर हर राज्य को मुहैया करानी चाहिए थी, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी हमारे आपस में राज्य लड़ेंगे, बोलियां लगाएंगे वैक्सीन खरीदने के लिए। अगर भारत एक बायर बन के मान लो रशिया से बात करता और रशिया से कहता कि आप हमें स्पुतनिक दे दीजिए, तो एक अलग विषय होता, एक बायलैटरल इशू होता।
आज ये सारी चीज उन्होंने राज्यों पर छोड़ दी, यानी कि देश के अब 29 राज्य 29 खरीदार बन के रशिया जाएंगे और रशिया में बोली लगेगी और जो राज्य ज्यादा बोली लगाएगा उसको स्पुतनिक दे दी जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है, नंबर एक। नंबर दो, आप क्योंकि अभी सुप्रिया जी ने पैसे की बात करी, अमाउंट की बात करी, ये दो मैन्युफैक्चरर्स जो हिंदुस्तान में हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं। एक छोटा सा सवाल पूछ लो, मन में आ रहा है, रोकना नहीं चाह रहे थे आपकी बात, अगर आप आज्ञा दें तो। राघव जी, पहले आप कहते हैं कि केंद्र अपने हाथ में ले और उसकी जिम्मेदारी है वो पूरे देश का ख्याल रखे, पूरे देश को दे, राज्यों को दे, वैक्सीन लगवाए। उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि भाई राज्यों को भी अधिकार मिले, हमें भी दे, क्योंकि आपका और केंद्र का तो जबरदस्त 36 का आंकड़ा है इस बात को लेकर। उपराज्यपाल असली दिल्ली का शासक है, आप नहीं हैं, आपके मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। तो जब आपको अधिकार दिया जाता है तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि केंद्र ही कर ले सब कुछ? ये अधिकार थोड़ी है, ये अधिकार नहीं है, ये तो राज्य अपनी जिम्मेदारी से भागकर राज्यों को फंसाने वाली बात है। ये अधिकार नहीं है। हमारी पूर्ण राज्य की लड़ाई कि राज्यों के अधिकार हो, संघीय ढांचा मजबूत हो, उपराज्यपाल को जनता नहीं चुनती है, मुख्यमंत्री को चुनती है, वो लड़ाई तो अलग है। ये तो बात हो रही है एक नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम जो इस देश में कई बार चलाया गया, बड़ी से बड़ी महामारियों के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए चलाया गया, मलेरिया से लेकर पोलियो तक। उसी तर्ज पे केंद्र सरकार के कुछ ज्यादा विशेष दायित्व बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा है। अब मैं आ जाता हूँ रकम की, अमाउंट की बात पे। सईद भाई, अब आप ये समझे आंकड़ों का जंजाल कैसा है। दो मैन्युफैक्चरर हैं हिंदुस्तान में जो उत्पादन करते हैं, एक वैक्सीन बनाता है, दूसरा दूसरी बनाता है। उनमें से एक व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब हम 150 रुपए प्रति वैक्सीन भारत सरकार को बेच रहे थे, उसमें भी हम कुछ छोटा सा मुनाफा कमा रहे थे। मान लेते हैं कि नहीं कमा रहे थे। आज अगर वो 150 रुपए में ब्रेक इवन करते हैं, यानी कि ना घाटा ना फायदा, लेकिन अगर आज वो 400 रुपए की एक वैक्सीन बेचते हैं सरकार को या 600 रुपए की वैक्सीन बेचते हैं प्राइवेट अस्पतालों को, और एक उत्पादन करने वाला व्यक्ति 80,000 डोजेस बेचेगा, क्योंकि 2 बार लगेगी भारत के देशों को, भारत के वासियों को, तो 80,000 करोड़ इंटू 250 रुपए या 450 रुपए जो इनका प्रॉफिट होगा, कुल मिलाकर 38,000 करोड़ केवल मुनाफा एक कंपनी कमाएगी। 38,000 करोड़ एक कंपनी का मुनाफा, सेल नहीं है, मुनाफे की मैं बात कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि आज जिस दौर से ये देश गुजर रहा है, आज जरूरत है कि जो छोटा मोटा मुनाफा हो उनको देकर इस पूरी प्रक्रिया को खोल दिया जाए, सारे मैन्युफैक्चरर्स को लाया जाए, एक विशेष कंपनी 38,000 करोड़ कमाए और सारे देश की आबादी पे, उनकी जीवन पे उसका इन्फ्लुएंस हो, कौन जीवित रहे कौन नहीं रहे, किसको सुरक्षा कवच पहनाए किसको नहीं पहनाए, किसमें एंटीबॉडी हो किसमें एंटीबॉडी ना हो। ये बहुत बड़ी शक्ति एक कंपनी के हाथ में है। हमारा ये मानना है, हम कोई मुनाफे के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर फॉर्मूला सारी कंपनियों को मिलेगा तो सब बनाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा और सरकारों के पैसे हमारे पास जिस पैसे से, आखिरी चीज, जिस पैसे से आज दिल्ली सरकार सईद भाई जाकर वैक्सीन खरीदेगी, चाहे रशिया में खरीदे या आज भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से खरीद रही है, ये पैसा कोई हम लोगों के पास तो है नहीं। ये पैसा तो भारत सरकार या जो दिल्ली की जनता है, जब वो टैक्स पे करती है, उसी के पैसे से खरीद रही है। तो आपकी जेब से पैसा लेकर जाके राज्य सरकारें खरीद रही हैं। अगर वो सारा पैसा 38,000 करोड़ बनकर एक कंपनी का मुनाफा अगर हो जाएगा, तो क्या ये राज्य सरकारों और देश के लिए घाटा है कि नहीं है? ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। ठीक है, नूपुर जी आ रहे हैं, आप जवाब देना चाह रही हैं, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, आपको भी कुछ अड़चने हैं क्या? प्राइवेट सेक्टर को कुछ अड़चने कहीं हैं, या आप फ्री हैं, आपको वैक्सीन आराम से मिल रही है या नहीं मिल पा रही है? जो आपका सुझाव था कि भाई हम तो बाहर से भी मंगवा लेंगे। सही जी, देखिए, हर सोल्यूशन में कोई न कोई समस्या निकाली जा सकती है और वही हो रहा है। पहले जब ये कहा गया था, मैं टीवी प्रोग्राम पे ही बैठा था और ये बात हुई थी कि प्राइवेट बिल्डर्स को दिया जाएगा, तो यही प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि जब प्राइवेट जाएगी तो प्राइवेट को पहले दे दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को बाद में जो ज्यादा पे करेगा उसको मिलेगा। अब ये प्राइवेट को जो नंबर, जो फाइनली जो सीक्वेंस दिया गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पहले है, स्टेट गवर्नमेंट फिर प्राइवेट बिल्डर्स हैं। तो प्राइवेट बिल्डर्स तो सबसे बाद में। सही भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जितनी वैक्सीन होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सबको दे देना चाहिए, बनाने के लिए खोल देना चाहिए, ये अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी लैब कभी भी बना सकती थी। एक्चुअली ये कहना हमारे बैठ करके यहाँ पे
सिर्फ बोल देना और धरातल पे उसको उतारना, दोनों में बहुत फर्क है। समस्या क्या हो गई है जो मैं देख पा रहा हूँ, कैसे होगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हमारे देश में। सईद भाई एक मिनट, सईद भाई मेरे पिताजी की जेब में कुल 1000 रुपए है और हमारे 30 बच्चे हैं, हर बच्चा चाहता है कि उसको 1000 रुपए मिले। तो या तो तरीका है कि पिताजी भीख मांगने लगे, या 30 के 30 बच्चे 50 अपने पिताजी के साथ मिलकर 31वां बनाए और सब मिलके काम करें। वो हमें नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ ये दिख रहा कि हम हर बार यही कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हम आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। मुझे ये ज्यादा लग रहा है वैक्सीन की पॉलिटिक्स की शुरू से अगर मैं बात करूं तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जब हुई थी, जब उसको सैंक्शन दिया गया था ICMR के द्वारा, तब क्वेश्चन उठा, फिर कोवैक्सीन पे क्वेश्चन उठा, फिर वैक्सीन की पॉलिसी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी वो 45 साल तक के लिए पॉलिसी बनाई थी। उसके बाद इसी पॉलिटिक्स की वजह से उसको प्रेशर में 45 साल से 18 साल किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 18 साल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास हमारी जेब में पैसे कम है तो हम सीक्वेंस वाइज, सेगमेंट वाइज प्लान बनाएंगे ना। अब क्या किया सरकार ने सब खोल दिया। सब चाहते थे विकेंद्रीकरण कर दिया, सरकार ने वो भी कर दिया। अब फिर सब बैठ के रो रहे हैं कि सब केंद्र को करना चाहिए। तो एक्चुअली ये फुटबॉल का गेम हो गया है, जो जिसके पाले में बॉल जाती है एक लात मार देता, वो दूसरे के पाले में फेंकने की कोशिश कर रहा है। यही प्रॉब्लम है और इससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा सबको मिलकर चलाने के लिए। ये बात हमें एग्री करनी पड़ेगी कि वैक्सीन हमारे देश में कम है और सब लोगों को मिल करके ज्यादा वैक्सीन लानी पड़ेगी। और जो रेट की पॉलिटिक्स अभी राघव जी ने की, वो राघव जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रेट के बेसिस पे अभी पॉलिटिक्स ना की जाए, क्योंकि इस समय एक मरीज के इलाज में जितना खर्च हो रहा है ना, उसमें कम से कम 1000 लोगों को वैक्सीन लग सकती है। तो ये मान के चलिए बीमार होने पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। वैक्सीन अगर 150 की बजाय 500 और 1000 की। ठीक है सर हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। सुप्रिया जी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन बारी नुपुर जी की है। नुपुर जी ऐसे में क्या किया जाए? मैं सटीक जवाब दूंगी, मैंने सबकी बात सुनी, जरा मेरी जवाब सुन लीजिएगा। देखिए सुप्रिया जी, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, 1-1.5 मिनट है आपके पास। हाँ सुप्रिया जी, ये बहुत वैज्ञानिक बात है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई दवाई है उसे बिना ब्रिज ट्रायल करके हम अपना ले। ऐसा कोई देश नहीं करता, ऐसा कोई खतरा भी नहीं मोलता। तो जहां आप कोविशील्ड की बात कर रही है मई की, वो इंग्लैंड की वैक्सीन है, यहाँ पे ट्रायल्स होते होते समय लग गया था। लेकिन हमारी वैक्सीन के ऊपर आप लोगों ने राजनीति करी, उससे वैक्सीन हेजिटेंसी हुई, बात सही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने सही कहा, 17.5 करोड़ लोगों को टीकाकरण हुआ है उन्हीं 5000 करोड़ से। अब आप लगा लीजिए बाकी 30,000 से बाकी बची आबादी को लगेंगे वही टीके। रही बात टेस्टिंग की, आप सही कह रही हैं, लेकिन अपनी टेस्टिंग देखिए, 8 मई से 11 मई के अंदर 70,000 नीचे गिरे हैं टेस्ट महाराष्ट्र प्रदेश में। क्यों? इसका जवाब दिया जाए। अब भाई राघव जी, अब आप बता दीजिए, आपने बात गोल घुमा दी जलेबी की तरह, ये नहीं बताया कि आपने ऑर्डर कितने दिए। साफ सी बात यह है कि जो आपको केंद्र सरकार मुफ्त में टीके वितरित कर रही है उसे अपना बना के ना परोसे, क्योंकि 69,000 करोड़ के बजट के अंदर आपने केवल 50 करोड़ निकाले थे। मेरी बात प्लीज। नुपुर शर्मा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, राघव चड्ढा जी, डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा में आपने सभी को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी हमारी पूरी आबादी को वैक्सीन लगने में काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि उतना उत्पादन नहीं है, उतनी वैक्सीन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कोरोना से जंग। कोरोना से युद्ध में अगर इस समय सबसे कारगर हथियार कोई है तो वो वैक्सीन है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश भर में चल रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी की खबरें विभिन्न राज्यों से आ रही हैं और पूरे देश को वैक्सीन लगाने में जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं वो 2 साल तक का समय लग सकता है। कैसे होगा ये लक्ष्य पूरा? इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज।